इंडियन एविडेंस एक्ट का कल आपने एक प्रारंभिक वीडियो देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या क्या तो दिया हुआ है। मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि प्रोसीजर लॉ क्या है और सब्सटेंटिव लॉ क्या है। तो हम और आगे बढ़ते हैं, दो तीन चीज़ों को इनमें देखना है कि एक तो जो इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहली विशेषता के संबंध में देखें तो इस एक्ट में एक प्रस्तावना दे रखी है। या प्रीएम्बल। ये प्रीएम्बल क्या कहती है? ये इसका कहना ये है कि साक्ष्य विधि से संबंधित जितने भी मामले हैं, चाहे इस अधिनियम से पूर्व के, मतलब जितने भी एक्ट्स हैं, उन सारों को समेकित करना, कंसोलिडेटेड करना इस एक्ट का एक तो ये है। दूसरी, एविडेंस में क्या क्या है, एविडेंस एक्ट में क्या क्या है, उन डेफिनेशंस को यहाँ एकत्रित करना, और यदि पहले किसी अन्य रूप में थी तो उन्हें अमेंड करना। ये इस प्रीएम्बल ने इस एक्ट के संबंध में बताया है, क्योंकि 1872 से भी पहले एविडेंस संबंधी प्रोविजन थे। इसके अलावा तो जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के संबंध में मैं अभी आपको बता रहा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट की जो प्रस्तावना है उसमें क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट की जो प्रस्तावना है उसमें जो साक्ष्य विधि हैं, यदि वो साक्ष्य विधि से संबंधित प्रावधान किन्हीं अन्य एक्ट्स में हैं तो उनको भी एक ही जगह समेकित करना, कंसोलिडेटेड करना, एक तो ये है। दूसरा, साक्ष्य विधि से संबंधित जो भी परिभाषाएं हैं, एनी डेफिनेशंस रिगार्डिंग एविडेंस एक्ट, अब जैसे रेलेवेंट क्या होता है, एविडेंस क्या होता है, प्रिजम्पशन क्या होता है, तो दीज आर द डेफिनेशंस विच आर गिवन अंडर दिस एक्ट। तो इसके संबंध में कहता है कि इनको कंसोलिडेट करना है, वेयर इट इज़ एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन, अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस। तो ये इसका मूल उद्देश्य है, क्योंकि इससे पहले भी थी। अच्छा, दूसरा, कई एक्ट्स ऐसे हैं जिनमें भी एविडेंस एक्ट संबंधी प्रावधान दे रखे हैं। जैसे मान लो एनडीपीएस एक्ट है, तो एनडीपीएस एक्ट में भी एविडेंस के संबंध में जो प्रोसीजर है वो बताया हुआ है। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है। प्रोसीजर लॉ का काम क्या है कि राइट्स एंड ड्यूटीज विच आर प्रेस्क्राइब्ड इन सबस्टेंटिव लॉ मीन्स लाइक आईपीसी, लाइक हिंदू लॉ, तो जहाँ अधिकार और दायित्वों का विवरण दिया हुआ है वो सारभूत विधि कहलाती है। उन सारभूत विधियों में उनके अधिकारों को कैसे प्रवर्तन कराया जाए, ये प्रोसीजर लॉ है। तो एविडेंस एक्ट भी प्रोसीजर लॉ है। तो एविडेंस एक्ट क्या करता है? एविडेंस एक्ट ये करता है कि जहाँ तथ्यों को साबित करने और ना साबित करने के जो तरीके हैं वो बताए गए हैं, और कौन से एविडेंसेस को आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे वो बताए गए हैं। तो जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल का मूल उद्देश्य ये है कि जो भी लॉज हैं, चाहे किन्हीं अन्य एक्ट में हैं, तो उनके कंट्राडिक्शन नहीं है इसके
उनके संबंध में उन सबको इकट्ठा किया जाना, उनको डिफाइन किया जाना, ये सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब इसके एक्ट के संबंध में मैं आपको बता रहा था कि हम पढ़ रहे थे इसकी विशेषताओं में एक तो इसकी प्रीएम्बल दी हुई है, दूसरा इसके संबंध में बता रखा है कि ये कहाँ तक इसका विस्तार क्या है, कहाँ लागू है। तो विस्तार के संबंध में नाउ इट इज एनफोर्सेबल इन होल इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर थी, अब जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 के द्वारा हटने के बाद जो परिवर्तन आया है, तो आज ये पूरे देश में लागू है। अब जहाँ तक विस्तार के संबंध में हम बात करें, तो किन किन एक्ट्स पे ये लागू होता है और किन किन एक्ट्स पर ये लागू नहीं होता। तो इसके संबंध में ये कहता है कि पहली बात तो सभी जितने भी न्यायालय हैं, सेना न्यायालय सहित, इसके प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य हैं। मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, प्रावधानों को मानने के लिए बाध्य हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या सेना न्यायालय सारे सेना न्यायालयों पर लागू होता है? तो हाँ, सारे पे लागू होता है, लेकिन इसी एक्ट ने जो इसका सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 ने कुछ एक्ट्स को इससे ये कह दिया कि यदि वो कोर्ट इन न्यायालयों द्वारा बनी हुई है तो इस पे ये लागू नहीं होगा। जैसे वे सेना न्यायालय जो 1950 का जो सेना अधिनियम है, अधिनियम से बने हुए हैं, उन पर ये लागू नहीं है। अधिनियम से बने हुए हैं, उन पर ये लागू नहीं है। फिर कहता है इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट है 34 का है शायद, देख लेंगे, इसको देख लेना आप लोग वेर एक्ट में। तो इंडियन डिसिप्लिन एक्ट से जो सेना न्यायालय बने हुए हैं वो नहीं, और एक और 1950 का ही एयरफोर्स एक्ट है। इनमें इनसे कोई कानून बना हुआ है और इन सेना न्यायालयों पर ये लागू नहीं होती हैं कि जो सेना न्यायालय 1950 के अधिनियम से, एयरफोर्स के एक्ट से 1950 वाले से और इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट से बने हुए हैं, उन पर ये लागू नहीं है। 1934 का ही है वो एक्ट, तो उन पर ये लागू नहीं होता। ये एक इसकी विशेषता ही है क्योंकि इसमें दिया हुआ है। दूसरा, नाम के संबंध में नाम बताया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, और लागू जो हुआ, लागू होने की जो तिथि है वो 1 सितंबर है 1872। अब आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भी याद आ रही होगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1 सितंबर 1872 को ही लागू हुआ था। तो मैं अभी आपको इनकी विशेषताओं की चर्चा कर रहा हूँ।
फिर दूसरी बात आती है कि और कहाँ लागू है और कौन लागू नहीं है। एक है जो शपथ पत्र हैं, पत्र, उन पर लागू नहीं है। और जब सेक्शंस के साथ देखेंगे कि वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिन शपथ पत्रों पर लागू है, जैसे CRPC में और CPC में, CPC में ऑर्डर 19 है, उनमें बता रखा है कि कब स्थिति पर एफिडेविट पर लागू होगी, कब नहीं होगी। तो चूंकि अभी सेक्शंस की चर्चा बाद में करेंगे, अभी मैं कुछ मोटी मोटी इसकी विशेषताओं को लेने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी, ये जो कानून है मेन जोर देता है, इसमें क्या है कि एक सेक्शन आगे पढ़ेंगे, ये भी इसकी विशेषता है कि तीसरा हम बात करें कि साक्ष्यों एवं तथ्यों के स्वरूप पर। तो ये जो एक्ट है रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करता है, पूरा चैप्टर दिया हुआ है फैक्ट्स का, कहता है कि भाई रेलेवेंट फैक्ट्स को दो या फैक्ट इन इश्यूज को दो। विवादक तथ्य भी बोलते हैं इनको, इनका ही उपयोग करना है। तो ये बात इन्होंने सेक्शन 5 में दे रखी है। तो इसका मतलब एविडेंस एक्ट की ये विशेषता है कि फैक्ट्स जो सुसंगत तथ्यों से संबंधी प्रावधान दे रखे हैं, आप देखो इसके लिए पूरी की पूरी 5 से लेके 55 सेक्शंस तक दिया हुआ है। मतलब 50-51 सेक्शन 51 सेक्शन दे रखे हैं जो ये बताते हैं कि विच फैक्ट्स आर रेलेवेंट और विच आर नॉट रेलेवेंट। तो इस पर जोर देता है। दूसरी ये बात कहता है कि साक्ष्यों को तोला जाए, तोला जाना चाहिए। न कि गिना जाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो इतना है कि जितने भी एविडेंस हैं उनकी एक अपनी एविडेंट्री वैल्यू है। तो सारे एविडेंसेस की जो भी किसी मामले के प्रूव और डिसप्रूव के लिए उपयोग में लाए जा रहे हैं, उनकी एविडेंट्री वैल्यू पर जोर दिया जाना चाहिए। अब देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कैसे समझें कि एविडेंट्री वैल्यू क्या होती है। साक्ष्य की साक्ष्य में कितना वजन है। अच्छा, दूसरी, कुछ साक्ष्य कम एविडेंट्री वैल्यू के हैं, कुछ साक्ष्यिक मूल्य जिनमें कम है, कुछ साक्ष्यिक मूल्य ज़्यादा के हैं। अब साक्ष्य में इस तरह का भेद क्यों कि कोई साक्ष्य ज़्यादा मूल्य का है, कोई साक्ष्य कम मूल्य का है? ऐसा इसलिए है चूंकि साक्ष्य, जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि एक आदमी X है और Y के ऊपर प्रहार करता है और ये प्रहार रात में हुआ और Y की जो आवाज है Z ने सुनी चीखने की, और इसने जब मुकदमा चला तो Y ने कहा कि मुझे X ने मेरे ऊपर प्रहार किया। तो एक बात तो Y की कि प्रहार किया, क्योंकि यही सबसे नज़दीक होता है, अकेले में रात में प्रहार कर रहा होता है।
कहीं दूर जेड उसे सुनना होता है, जेड उसे सुनना होता है इसकी चीखने की आवाज़। तो चीखने की आवाज़, और इसने कहा भी कि देखो एक्स मुझे मारे डाल रहा है। तो जो आवाज़ जेड ने सुनी, जो आवाज़ जेड ने सुनी, और तो इसकी एविडेंटरी वैल्यू इसकी एक एविडेंटरी वैल्यू है। और सपोज करो एक आदमी जो ए है वो भी देख रहा होता है, तो आप को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एविडेंटरी वैल्यू क्या है। तो ए देख रहा है और जेड ने वो आवाज़ सुनी, दूर से सुनी। अब आपके सामने दोनों ही विटनेस आए, तो आप विश्वसनीय किसे मानेंगे? ए कहता है कि बाई के ऊपर जो प्रहार किया था ना, वो मिस्टर आर ने किया था। किसने किया था? आर की कह रहा है, और बाई कह रहा है एक्स ने किया, और जेड ने जो आवाज़ सुनी वो भी एक्स की सुनी। तो आपके सामने ये जो आई विटनेस है वो आ रहा है और एक जेड आ रहा है, तो एविडेंटरी वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई? ए की। तो एविडेंटरी वैल्यू किसकी ज़्यादा हुई? वैल्यू ज़्यादा हुई ए की। जब ए की एविडेंटरी वैल्यू ज़्यादा हुई, तो इसी के संबंध में यदि जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ते हैं, तो इंडियन एविडेंस एक्ट इस बात पर जोर देता है कि साक्ष्यों को तोला जाना चाहिए, ना कि गिना जाना चाहिए। हो सकता है कि ऐसी आवाज़ सुनने वाले 100 लोग हों, 100 लोगों का मतलब एक बारात हो गई, तो 100 लोग सुनते हैं, वो उतना मूल्यवान नहीं है जो वहाँ उस समय देख रहा है वो मूल्यवान है। जो देख रहा है वो ज़्यादा मूल्यवान है। तो आपको क्या समझ में आया कि यह अधिनियम ऐसे जो एविडेंसेस हैं, जो प्रत्यक्ष हैं, प्रति माने विपरीत, अक्षी माने आँख, जो आँख के विपरीत हैं, उन्हें ज़्यादा जोर दिया है, ज़्यादा एविडेंटरी वैल्यू वाला माना है। ऐसे ही और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि किसे माने एविडेंटरी वैल्यू, किसे ना माने। जैसे एक साक्ष्य होते हैं अनुश्रुत साक्ष्य, हेयर से एविडेंस बोलते हैं इनको। तो जो हेयर से एविडेंस हैं उनका साक्ष्यिक मूल्य कम है, क्योंकि इनका अर्थ क्या है हेयर से एविडेंस का? सुनी सुनाई। मतलब स्वयं इसने नहीं देखी। एक आदमी रास्ते में पड़ा है और उसे किसी ने एक्सीडेंट से मार दिया, और वो आदमी कहता है देखो फला व्यक्ति ने जानबूझकर मेरे को इस तरह मारा है, और उसे कोई एक्स सुन लेता है। तो आपको क्या समझ में आया कि एक विशेषता ये है साक्ष्यों को तोला जाए, गिना न जाए। ठीक है। फिर हम दूसरी बात करते हैं कि जो जोर है इंडियन एविडेंस का, खास तौर से दो चीज़ों पर विशेष जोर है, साबित और ना साबित। इसका मतलब क्या है साहब? साबित और ना साबित का, प्रूव और डिसप्रूव्ड। इसका मतलब ये है, और चीज़ें भी हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जैसे x और y के बीच में विवाद है,
इस विवाद को सुलझाने के लिए एक्स और वाई के बीच में जब विवाद है तो क्या करना पड़ेगा। जैसे एक ये भूमि का टुकड़ा है, एक्स कहता है कि ये मेरा है और वाई कहता है मेरा है, ठीक है ना। तो जब दोनों कह रहे हैं इस भूमि के टुकड़े के लिए, तो अब इनके लिए क्या करना पड़ेगा। एक्स अपने पक्ष में कुछ चीज को साबित करना चाहता है और जो एक्स अपने पक्ष में साबित करना चाहता है वाई उसे ना साबित करना चाहता है। वाई अपने पक्ष में कुछ चीज साबित करना चाहता है, एक्स उसे ना साबित करना चाहता है। मतलब दोनों पक्ष अपने अपने एविडेंसेस कोर्ट के सामने देते हैं। दो तरह के एविडेंसेस होते हैं। एक एविडेंस जो अपने पक्ष में उसे उस तथ्य को, उस घटना को, उस वस्तु स्थिति को अपने पक्ष में साबित कराने पर जोर दे रहा है। दूसरा उसी का मतलब ये भी है कि ऐसे तथ्य भी उसे देने होते हैं कि मान लो उसके पास एस कहता है साहब मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो आर थे मेरे नाम में वसीयत करके चले गए। भाई कहता है कि ये वसीयत फर्जी है। तो भाई ने क्या किया, इस वसीयत को फर्जी बताकर ना साबित करने की कोशिश की। तो यदि हम पूरे एविडेंस एक्ट में देखें तो तथ्यों को साबित और ना साबित पर विशेष जोर दिया गया है। फिर नेक्स्ट इसकी एक नेक्स्ट विशेषता को देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है। बहुत सारे प्रोसीजर लॉ ऐसे भी हो सकते हैं कि उनमें कुछ सबस्टेंटिव लॉ के प्रोविजन हो। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के संबंध में ये बात स्पष्ट है कि ये एक प्रोसीजर लॉ है। तो यह पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता। मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रक्रियात्मक विधि है। द इंडियन एविडेंस एक्ट इज प्रोसीजरल लॉ। तो इसका मतलब क्या है कि यह सिर्फ न्याय प्रणाली को सुविधा से चलाने पर जोर देता है। मतलब न कि पक्षकारों के अधिकार और दायित्वों को प्रभावित करता है। तो अधिकार दायित्वों को प्रभावित नहीं करता, बल्कि क्या करता है, अधिकार दायित्वों को प्रभावित न करके एक जो न्याय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने अधिकार और दायित्व, मान लो कोई किसी का अधिकार है कि सब एक्स वाली जो लैंड है वो मेरी होनी चाहिए, वो उसका अधिकार है, तो उस अधिकार का क्रियान्वयन एनफोर्समेंट कैसे हो, उसे लागू कैसे करें, तो इस व्यवस्था को न्यायालय के माध्यम से पाना है। और न्यायालय में काम कैसे हो, कैसे एविडेंस दिए जाएं, तो इन सारे कार्यों को करने के लिए क्या है, इन सारे कार्यों को करने के लिए ही इंडियन एविडेंस एक्ट है। तो एक तरह से प्रभावित करता है किस चीज़ को, प्रोसीजर को। प्रभावित का मतलब सुचारू बनाता है, लेकिन अधिकार और दायित्व प्रभावित
नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट 7वीं इसकी विशेषता पे चले तो मैंने आपको बताया था कि साक्ष्य अधिनियम बहुत व्यवस्थित है। व्यवस्थित कैसे है? हाँ, 3 भागों में डिवाइड है। एक तो 3 भागों में विभक्त है। पार्ट ए में एक ही जगह पार्ट 1 कर सकते हो। पार्ट 1 में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2। 1 में प्रिलिमिनरी है और 2 में रेलेवेंसी है। एक तरह से ऐसे ही पार्ट 2 में जब हम जाते हैं तो इसमें 4 चैप्टर हैं और पार्ट 3 में जब हम जाते हैं फिर इसमें 4 चैप्टर हैं। तो कुल मिलाकर 10 चैप्टरों में विभक्त है पूरा एविडेंस एक्ट। तो चैप्टर्स की तो बात ठीक है, फिर व्यवस्थित से क्या मतलब है? व्यवस्थित से मतलब ये है कि जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को बड़े व्यवस्थित ढंग से सजाया गया है। जैसे रेलेवेंसी के प्रोविजन है, आप देखेंगे कि जैसे मान लो चैप्टर 2 में रेलेवेंसी के प्रोविजन है तो रेलेवेंसी को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। यहाँ एडमिशन्स का संबंधी प्रावधान है, यहाँ कन्फेशन के संबंधी प्रावधान है, यहाँ विशेषज्ञ के संबंधी प्रावधान है। मतलब पूरे के पूरे एविडेंस एक्ट को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से विभक्त किया गया है। तो ये भी एक इसकी विशेषता थी। और नेक्स्ट विशेषता इसकी ये भी है कि साक्ष्य अधिनियम में अभी तक सबसे कम अमेंडमेंट हुए हैं। अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी।